ठीक है, नहीं करते हैं। हम कल का टॉपिक पूछ लें आपसे, तब देखिए 3 चीज को हमेशा याद रखिएगा, रेगुलर क्लास करना, रेगुलर होमवर्क बनाना और रेगुलर टेस्ट देना, फिर आगे कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी जेई मेंस 2004 में इसी तरह से पास किया था, जिसको कि AI-SSS उस समय कहते थे। आप ही अरे सुनो, पहले आगे, तुम आगे आगे आ जाओ। फ्रॉम द बिगिनिंग, पहला क्लास से हम देख रहे हैं, आप लोग भी बातचीत मत कीजिए क्लास के दौरान में। आप बातचीत कीजिएगा, इसका मतलब है कि आप टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और वो हम किसी भी कीमत पर, कोई भी कीमत मतलब कोई भी कीमत मतलब कोई भी कीमत पर हम बर्दाश्त कर नहीं सकते, ठीक है। ये डिसिप्लिन है हमारा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां बैठो। क्या माइक नहीं गिरेगा? नहीं लगा हुआ है, ठीक है। टीचर जब बढ़ा रहे हो तो आपको ध्यान से सुनना है। ये वाला ना, एक माइक गिर गया, ठीक है। समझ गए बात को? इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप सुनिए। अब दूसरी बात, कैमरे की नजर में आप लोग हमेशा रहते हैं, ठीक है। अभी बायो क्लास जब स्टार्ट था तो आप लोग कंटिन्यूस स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। इज इट राइट और रॉन्ग? हाँ, तो ये चीज सही नहीं है बेटा। अभी आपको वार्न कर रहे हैं, फिर उसका ऑर्डर देंगे और उसके बाद फिर पनिशमेंट, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। डिसिप्लिन मेंटेन इसलिए रखना है, आज तक दुनिया में 2003 से हम पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का इस पे शक था तो 2004 ही मान लीजिए। 2004 से हम पढ़ा रहे हैं, 20 साल हो गया। आज तक अपने जीवन में हम कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखे हैं जिसने नीट और जेईई क्वालिफाई किया है या बोर्ड में 95% से ऊपर लाया है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, ठीक है। मेरे 20 साल के कैरियर में मैंने नहीं देखा है। और आप, मुझे नहीं लगता कि आपका उम्र 20 साल होगा, नहीं है। जो भी स्टूडेंट लाइफ में बेहतर किए हैं वो डिसिप्लिन रहे हैं तभी किए हैं, या कोई भी टीचर भी लाइफ में बेहतर टीचर बना है तभी बना है जब वो डिसिप्लिन्ड है, या कोई भी आदमी अपने लाइफ में अपने कैरियर में सक्सीड तब किया है जब वो डिसिप्लिन हो। वो भले ही कोई IAS ऑफिसर हो या फिर एक क्रिकेटर हो, डिसिप्लिन्ड नहीं रखिएगा अपने आप में तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा उस लेवल तक, जो लेवल तक आपको पहुंचने का सपना आपने देखा है, ठीक है। वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा कब तक? जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये आप पर सोचना है आपको, ठीक है। समझ गए? जैसे आप कभी बर्तन, ये मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखे हैं कुम्हार को? उसको जहां जरूरत होगा वो शेप देने के लिए उसको दबाएगा भी, उसको थपथपाएगा भी, और उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए उसको वहां से मिट्टी निकालेगा भी, ठीक है। उसी तरह लाइफ का स्ट्रक्चर उसे ही बिल्डअप होता है, डिसिप्लिन रख करके। और मैंने पहले ही बोला है कि आप कैमरे की नजर में हैं, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हम आपको बोलना पड़े मुझे, ठीक है। समझ गए? हम यहाँ रहें ना रहें, आप हमारे नजर में होते हैं। जिस दिन आप इंस्टीट्यूशन में इंटर कर जाते हैं, जो आगे में फ्रंट गेट है ना, फ्रंट गेट से थोड़ा पीछे एक छोटा सा ऑफिस है, देखा है आप लोगों ने? देखा है कि नहीं? वहां से आप हमारे कैमरे की नजर में आ जाते हैं, और कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जहां कैमरा से बच सकते हैं। तो ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आपके साथ कोई भी किसी तरह का कुछ ऐसा काम ना हो, साथ ही साथ कोई भी जो अनडिसिप्लिन या किसको कहते हैं अनडिसिप्लिन वर्क ना हो, इसीलिए किया गया वो। और जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको अपना फुल कंसंट्रेशन देना है, तब आप उनकी बात को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। हम आराम से 3000 मेगाहर्ट्ज पर पढ़ा सकते हैं। अभी हम कितना मेगाहर्ट्ज पर पढ़ा रहे हैं? 100 मेगाहर्ट्ज पर। समझ रहे हैं? कितना मेगाहर्ट्ज कम पढ़ा रहे हैं हम? 2900 मेगाहर्ट्ज कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको देखना होगा कि क्या स्पीड होगा, तो जब जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सैटरडे को होगा, उस दिन देखिएगा क्या स्पीड रहेगा, ठीक है। आपको मैक्सिमम कितना निकाल पाना है वो आपको सोचना है, ठीक है। हमारे पास पूरा स्पेस है, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके लिए करें, बिल्कुल करेंगे, और नीट को तो खैर करेंगे ही करेंगे। आपको कितना करना है, कितना निकालना है, वो चीज आप पे डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन में फिर आपको जेईई मेंस का, जो मैथ वाले हैं उनको जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, और नीट वाले को नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसमें देखिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको अच्छा करना है, आप अच्छा कीजिए, नहीं आपको बनाना है कोई बात नहीं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन क्लास में अटेंटिव रहना है। खुशी समझ गए ना? क्लास में समझ गए?
और चूंकि कैमरा से सब कुछ दिखता है इसलिए कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। आइए, और तीन चीज क्या चैप्टर के बारे में? अभी कोई चैप्टर ही नहीं, देखिए अभी कोई चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ है। आपने देखा है एनसीईआरटी? अच्छा, यदि आप कुछ दिन मेरे पर विश्वास करके चलिए, वो सारे चैप्टर्स जो है ना, सारे चैप्टर्स रिकॉल हो जाएंगे। कौन चैप्टर याद है? वेक्टर? वेक्टर हार्ड है। और लोगों से पूछ लीजिए, वेक्टर हमको तो नहीं लगता हार्ड है। वो मुस्कुरा रहा है। नहीं नहीं, यहां सारे बच्चे भी बोल देंगे ना, तो मेरा 20 साल का अनुभव को क्या करोगे? ऐसा नहीं बेटा, ये सब कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है। चैप्टर हम छोड़ेंगे तब ना आप कहेंगे, उसको छोड़ेंगे तब ना कहेंगे। अच्छा, हम क्लास में पढ़ाते हैं, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछते हैं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आप पूछते क्यों नहीं है? ये तो आपकी गलती है ना कि आप भूल जा रहे हैं। इसमें टीचर की तो गलती नहीं है। टीचर तो पूरा स्पेस दे रहे हैं आपको, सब चीज समझा रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं, उसमें जो भी डाउट है पूछने के लिए कर रहे हैं। हाथ उठाइए, ये हम ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जल्दी बताइए, तो कहते हैं कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछिए। कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो उसका पढ़ने का 1000 तरीके हैं। आप किस तरीके को फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो मेरा बताया वो तरीका फॉलो कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स। वो आपका रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा, मैंने पहले ही बोला। नहीं, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं तुमको। ये बेटा ये गलत फहमी कि तुमको ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका लेवल अभी वो नहीं हुआ है। और आपका लेवल इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप घर पर पूरी डेडिकेशन के साथ 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। हम बोले तो कि आपसे जीवन से ज्यादा अनुभव है मेरा। हम जो बोल रहे हैं वो चीज करके देखिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। होगा नहीं, कैसे इसका क्वेश्चन बनता है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है। टीपीएस छोड़ दीजिए, जो आपका मॉड्यूल है वो तो क्वेश्चन बनना चाहिए, जो सीट्स दिए हैं। हाँ, तो आप ही ना करें कि क्वेश्चन नहीं बनता है। अभी आप ही ना बोले कि क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट, अभी हम पढ़ा लें, उसके बाद आराम से बैठकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ठीक कर लीजिए, ठीक है? उसको ठीक कीजिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल। नहीं समझ में आप लोग नहीं समझ में आता है तो क्लास के बाद क्यों नहीं पूछते हैं? आप पूछिएगा नहीं, आप डिस्कशन नहीं करिएगा, उसके बाद फिर बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप क्लास के बाद डिस्कशन करिए टीचर से, तो फिर अगले दिन फिर डिस्कशन कीजिए। तो क्या, अच्छा तो आपको क्या लगता है क्या मेथड होना चाहिए बताइए? एकदम बेवकूफ वाला बात कर रही तुम बेटा, बेवकूफ वाला बात कर रही हो। स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी के एकदम बुक के अकॉर्डिंग चल के पढ़ाना चाहिए, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ाना चाहिए क्या? अरे मैंने कहा ना कि आपको बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है वो पढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग आपका वेक्टर ही है, तभी आप मैथमेटिकल फिजिक्स समझिएगा, तब उसके बाद आगे जाकर के पूरा आप मोशन स्ट्रेट लाइन समझिएगा। आपको ये बताने की जरूरत है कि कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, ये बताने क्या लिखा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड में, क्या लिखा हुआ है? स्कूल नहीं है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाता है जो स्कूल में नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और स्कूल में क्या होता है कि उनको आपकी पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इस बात मतलब है कि ये किताब को हम खत्म कर देना है। हम लोग किताब नहीं खत्म करना है, किताब के साथ साथ हमको वो कॉन्सेप्ट देना है जो कॉन्सेप्ट आपको स्कूल में नहीं मिलेगा, और जो हाई लेवल पढ़ने के लिए चाहिए। समझ गए? वेक्टर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है खुद का, और उसको पढ़ना वो किसी से रिलेट नहीं करता है, खुद अलग चैप्टर है। यदि वो नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अब आपको स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहिए, हमको लग रहा है कि आपको रात को पढ़ना चाहिए, तो कोई नियम है इसका? कोई नियम तो नहीं है। कोई सुबह पढ़ते हैं, कोई रात को पढ़ते हैं, कोई दोपहर में पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, तो कुछ लोग कुछ टॉपिक्स यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करते हैं, हम वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक आपका छूटेगा तब ना गलती है, लेकिन पहले टॉपिक ये पढ़ा है तो क्या दिक्कत है?
क्या दिक्कत है? बहुत सारे टीचर्स हैं वो दूसरे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई इशू ही नहीं, आज तक तो ये इशू आया ही नहीं है, पहला बार ऐसा इशू आ रहा है। और ऐसा इशू आ रहा है कि सेल्फ स्टडी में कमी है, हम बता रहे हैं सेल्फ स्टडी में कमी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी में कमी नहीं रहेगा तो ये दिक्कत आएगी ही नहीं। और आप जो बोल रहे हैं ना कि हाँ भूल जाते हैं, वो इसलिए भूल जाते हैं कि आप लिखते नहीं। लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको 2 बार 3 बार बंद करके कॉपी लिखिए, ठीक है। 2 बार 3 बार कॉपी बंद करके लिखिएगा तो वो चीजें मगअप होने लगेंगी, याद होने लगेंगी। ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं तो आप आज क्लास के बाद मेरे साथ 1 घंटा बैठिए और मेरे सामने करिए और देखिए, 4 दिन मेरे सामने बैठ के करिए। 5वां दिन नहीं बेनिफिट मिलेगा तो अब कहिएगा, ठीक है। वो चीज करने से होगा कि अचानक आपको ये क्लेम करने से, और ये मूर्खता वाला बात कि वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था, वो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था, ये कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टीचर्स को आपसे ज्यादा पता है कि नहीं पता है? पता है ना। टीचर्स को आपसे ज्यादा पता है क्या? हाँ, पता ही है, होगा नहीं, पता ही है, ठीक है। टीचर आपसे ज्यादा जानते हैं इस मामले में, और उनको पता है कि कौन सा टॉपिक को कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तब वो टीचर बने हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुंह उठा के आगे अपना आराम से मन किया टीचिंग करने का, टीचिंग कर लिए। वो तरह का क्वालिफिकेशन है, उस तरह का एक्सपीरियंस है, तब ना टीचर बना है, क्या है कि नहीं। कल तुम वेक्टर का दिखे थे ना, फर्स्ट वीडियो, समझ में आया था? क्यों नहीं आएगा समझ में? बिल्कुल आएगा। हम लोग ने भी अपने टीचर से पढ़ाई की थी, तो उन्होंने पहले वेक्टर स्टार्ट कर दिया, हमको समझ में आया। जहां नहीं समझ में आया डाउट पूछा हमने, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बीटेक किए ना, AIEEE 16,400 रैंक था मेरा, हमको पुणे का कॉलेज मिला, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स अच्छा था, मेरा फिजिक्स अच्छा था, इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया। मैंने तो ये नहीं कहा कि सर आपने वेक्टर क्यों स्टार्ट कर दिया, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए था। देखिए बेटा, एक चीज जान लीजिए, जब भी टीचर से डिस्कशन कीजिए तो आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्कशन हो, पहले सुन लो, पहले डिस्कशन होना चाहिए, आर्गूमेंट नहीं। हमको लगता है कि आपको ऐसे करना चाहिए, हमको लगता है कि तुमको दिन में 24 घंटा में कम से कम 10 घंटा पढ़ना चाहिए। सुनो, जिस चीज को आप कह रहे हैं ना उसको आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक है। पहले भी बोले हैं, जिस चीज को आप कह रहे हैं उसको आर्गूमेंट कहा जाता है। और ज्यादा नहीं, 4 टीचर हम सामने बैठा देंगे, उसके बाद ये लाइन बोलेंगे, वो क्या मीनिंग निकालेंगे समझ लीजिएगा, समझे। और आपका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डिस्कशन करते हैं क्लास में, वो डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। डिस्कशन नहीं कीजिएगा, टीचर के बात को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद भी डाउट होगी आप डाउट पूछिएगा, उसके बाद भी कोई दिक्कत है, कैमरा रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है उसको देखिएगा, उसके बाद भी डाउट है तो फिर से आप टीचर से पूछ सकते हैं। इतने सारे स्पेस हैं, उसके बाद आप नहीं पूछेगा तो गलती आपकी है। टीचर के पास आप डिस्कशन नहीं कीजिएगा तो गलती आपकी है। हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि पूछिए। चलिए, हर क्लास में आपको पूछने का अधिकार है, लेकिन आप उसको नहीं पूछिएगा तो यह आपकी गलती है। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आगे हम लोग क्लास के बाद आपको डिस्कशन करके बताएंगे। और फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो रहेगा मैथमेटिकल फिजिक्स। एकदम फ्रेश टॉपिक है, आराम से आप फ्रेश माइंड से समझ सकते हैं। करना यही है कि घर जाकर के जो भी आप पढ़े हैं, आज का क्लास जो भी हुआ है, उसको 2 से 3 बार कम से कम लिखिए, कॉपी बंद करके। ऐसा करिएगा तो वो सारी चीजें याद होने लगेंगी, समझे। कॉपी बंद, एक बार रिवीजन करना है, उसको देख लेना है, कॉपी बंद किए, रफ पेज पर उसको लिखना शुरू कर दीजिए, 2 से 3 बार लिखिए, वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, फिर अगला क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। और ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में खासकर, मैथ और केमिस्ट्री बायो का हम नहीं पता, लेकिन फिजिक्स में खासकर कि जो अगला टॉपिक है वो पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा होता है। यदि आपको अगला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि पीछे वाला टॉपिक में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है, उसको ठीक करने की जरूरत है। कुछ याद नहीं है, उसको याद करने की जरूरत है। कहीं डाउट है तो डिस्कशन करने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत है, समझे। तो फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। जो हमारे पहले जो 2021 के बैच थे, उसमें सारे बच्चे ऐसे ही करते थे, डिस्कशन करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सारा का सारा मॉड्यूल सॉल्व करके बैठे हुए थे वो लोग। और टॉपिक वाइज मॉड्यूल है, आपको बनाना आसान है, आपको पता है कि कौन सा टॉपिक हो गया है, किसका क्वेश्चन बनना है, ठीक है। आइए,
मल्टीप्लीकेशंस ऑफ, या फिर कह लीजिए वेक्टर, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख लिए थे, आज देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या हुआ था, दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में क्या निकल के आया था, स्केलर रिजल्ट आया था, और उसका मैग्नीट्यूड कितना था, मतलब स्केलर वैल्यू कितना था, स्केलर वैल्यू कितना था, मतलब ए डॉट बी बराबर क्या निकल के आया था, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। याद है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट सेम चीज हो गया। तो अब यहां पर क्या देखना है कि वेक्टर सपोज हमारे पास ए है और ए वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर बी से, तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सी वेक्टर आ रहा है। ठीक है, अब सी के ऊपर एरो दिया है, इसका मतलब वेक्टर है, और वेक्टर के पास दोनों चीजों का, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं क्योंकि आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाए। एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो अलग अलग उसके पास पार्ट में, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें हम लोग यहां समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि रिजल्ट क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है जिसके पास दोनों चीजें होंगी। तो हम सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा उससे ऊपर है ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो ये एक्स वाई जो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और तो ये यदि मान लीजिए प्लेन का जो डायरेक्शन है, ये कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसमें एक वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है जो यहां हम लोग ड्रॉ किया है, और एक वेक्टर ये बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो ए और बी दोनों इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब हमको ए क्रॉस बी बताना है क्या आएगा, तो यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, लॉ जो कहता है इसका, मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था यहां पर, तो ये कंप्लीट उसका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन इतना से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, तो एक डायरेक्शन के लिए हम एन कैप लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो आसान है समझना कि फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, सेकंड का मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उनके बीच का एंगल थीटा लेंगे, साइन के टर्म में तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब जब रहा बात डायरेक्शन का, तो ये डायरेक्शन के लिए एन कैप को हम बोलते हैं एन कैप डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सी। हमने क्या लिया यहां, सी लिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी का डायरेक्शन अब कैसे मिलेगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमको राइट हैंड यूज करना है, और कैसे यूज करना है ध्यान समझिए। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए कि बी क्रॉस ए चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए, तो हम अपना जो पाम है उसको वेक्टर ए के टर्म में रखेंगे ऐसे, उसके डायरेक्शन में, और टर्न किधर कराएंगे, बी की तरफ। तो जब हम अपने पाम को ऐसे टर्न कराएंगे बी की तरफ, तो जो हमारा अंगूठा स्ट्रेच्ड अंगूठा होगा वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा एन कैप का। फिर से
ए क्रॉस बी निकालना है हमको, तो ये ए हो गया और टर्न किधर करना है, बी की तरफ। तो बी की तरफ टर्न किए तो जो स्ट्रेच हैंड है, अंगूठा जो थंब है, क्योंकि हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रेच थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा किसका, एन कैप का। तो आप देखिए एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा वो, क्या ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे थंब का डायरेक्शन जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं तो उसका जो एन कैप होगा वो जेड एक्सिस में होगा। तो ये जो एन कैप है ये रिप्रेजेंट करेगा, एन कैप जो होगा, दिस इज दिस डायरेक्शन will be perpendicular to the plane of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यदि ए क्रॉस बी है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा, ये जिसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, बेसिकली ये ऐसे है, तो बोर्ड पे हमको दिखाना है तो एक लाइन की तरह दिखाएंगे, सही मायने में वो ऐसे होगा। तो एक हो गया ए क्रॉस बी, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। और यदि हमको निकालना होगा बी क्रॉस ए, तो हमको सबसे पहले अपना पाम को कहां रखना पड़ेगा, बी के डायरेक्शन में, ऐसे। यूज राइट हैंड ही करेंगे, लेफ्ट हैंड कभी यूज नहीं करेंगे। तो राइट हैंड में बी की तरफ रखें क्योंकि हमको बी क्रॉस ए चाहिए। तो बी, और फिर किधर टर्न करेंगे, तो जो स्ट्रेच थंब होगा उसका डायरेक्शन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है लेकिन नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो यदि हमको ए क्रॉस बी लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा के कैप। कब, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन एक्स वाई प्लेन, ठीक। और यदि निकालना होगा बी क्रॉस ए तो यह आ जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस के कैप। माइनस के कैप कब होगा ये ऐसा, इसमें फिर से वही, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन एक्स वाई प्लेन। अंतर सिर्फ किस बात का हुआ कि यहां ए क्रॉस बी है लेकिन यहां बी क्रॉस ए है, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो जैसे ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, ए क्रॉस बी, तो ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव, और यदि हम बी क्रॉस ए लेंगे तो नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के लिए के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए। यदि मान लीजिए, अब अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई वेक्टर पी है और क्रॉस क्यू कर रहे हैं, दो वेक्टर हैं पी और क्यू, रिजल्ट आ रहा है हमारे पास आर वेक्टर, ठीक है। कहा जा रहा है वेयर वेक्टर पी एंड क्यू लाई इन y x z plane, then the direction of किसका, वेक्टर a क्रॉस b का, सॉरी वेक्टर p क्रॉस q का क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि p क्रॉस q कोई वेक्टर हुआ जिससे रिजल्ट में आया r वेक्टर, ठीक। और जहां P और Q किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्जेक्ट प्लेन में। एक्जेक्ट प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस का प्लेन जो हुआ उसमें। अभी एक्स वाई प्लेन में ये दोनों हैं, और जो PQ है वो एक्स जेड के प्लेन में आ गया। तो एक्स जेड प्लेन में आया, अब हमको उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो उसका सिंपल पी क्यू साइन थीटा होगा, लेकिन किस डायरेक्शन क्या होगा उसके रिजल्टेंट वेक्टर का, ये पूछ रहा है। तो डायरेक्शन जैसे एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, देखिए इसमें ऐसे, जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस ब्लैक कलर वाला, ये हो गया जेड एक्सिस, हुआ दो। तो अब यदि ये P और Q इसी प्लेन में हैं, तो P, मान लीजिए हम P क्रॉस Q करते हैं, तो P वेक्टर इधर है, Q इधर है, तो P क्रॉस Q करेंगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये कौन सा एक्सिस होगा, Y एक्सिस होगा, पॉजिटिव। और यदि हमको Q क्रॉस P करेंगे, तो Q क्रॉस P करेंगे तो नेगेटिव Y एक्सिस हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उसके एक्जेक्ट प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, तो एक्जेक्ट प्लेन से परपेंडिकुलर y एक्सिस, ठीक है। जैसे यहां xy से परपेंडिकुलर z एक्सिस, तो यहां पर हम यदि इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि P क्रॉस Q
इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू साइन थीटा, और जो ये एन कैप होगा, ये एन कैप किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? वाई एक्सिस, वेयर एन कैप इज इक्वल टू जे कैप होगा। इफ इफ क्यू क्रॉस पी होगा, क्यू क्रॉस पी, तो इसका रिजल्ट होगा क्यूपी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम रह जाएगा। देखिए क्यूपी, पी क्यू साइन थीटा और क्यूपी साइन थीटा मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे ए बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड सेम था। अब यहां पर डायरेक्शन सिर्फ जो होगा, मान लीजिए एन नॉट कैप कह देते हैं इसको, तो एन नॉट कैप बराबर हो जाएगा माइनस जे कैप। ये समझ पाए हैं? क्लियर हुआ ये चीज? तो हम जब ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो हमको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच का साइन थीटा। और एन कैप डिपेंड करेगा उसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अलोंग। अब डिपेंड एक चीज और करेगा कि हमको ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना है। यदि ए क्रॉस बी करना है तो पॉजिटिव होगा, बी क्रॉस ए करना है तो नेगेटिव होगा। हम मानते हैं किस पर, उस पर डिपेंड करता है। समझ गए इस बात को? उतारिए उतारिए। अभी जो कुछ भी चल रहा है ये सारा फंडामेंटल चल रहा है। अभी हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है। समझ गए? ऐसा नहीं समझिएगा कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ये सब फंडामेंटल चैप्टर्स में से एक है, मतलब फंडामेंटल टॉपिक्स जिसको कहेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिससे आप आगे के कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए।
हो गया? हटा दें? चलिए एक दो क्वेश्चन से और समझते हैं इसको, फिर प्रॉपर्टीज में हम लोग आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। थीटा उनका 60 डिग्री है। मतलब कोई वेक्टर जिसका ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड बी का कितना है? 4 मीटर। उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। और एक चीज और कहा गया है कि ए एंड बी लाई इन जेड वाई प्लेन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर आर। आर पूछ रहा है वेयर। आर कैसे है? आर जो निकलेगा वेक्टर ए क्रॉस, या फिर कह लीजिए वेक्टर बी क्रॉस ए करने से आर निकलेगा। तो हम लोग बता सकते हैं, अब आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखना होगा हमको। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो निकलेगा वो तो रिजल्टेंट है। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए है। एक हम बता देते हैं, फिर आगे आप लोग बनाइएगा। तो यहां पर ए बी साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं, और एन नॉट कैप मान लेते हैं कि ये उसका डायरेक्शन है। कैप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो है ही, तो हम उसका सिर्फ डायरेक्शन दिखाएंगे तभी तो वेक्टर एक्सप्लेन हो जाएगा आर। ठीक है, तो अब ए का मैग्नीट्यूड कितना? 3, और इनटू इसका मैग्नीट्यूड बी का 4, और इनटू साइन कितना? 60, और एन नॉट कैप। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि जेड वाई प्लेन में है, तो हम यदि यहां पर हल्का सा एक बना दें, जो आप लोग को भी स्टार्टिंग में बनाना चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये हो गया वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। हमको पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप। ठीक है, अब ये किस एक्सिस, किस प्लेन में लाई कर रहा है? जेड वाई प्लेन, ए बी जेड वाई प्लेन में। तो जेड और वाई प्लेन, तो हम इसको यदि इस तरह से देखें जो हम लोग यहां पर देखे थे, इसको फिर से देखिए। ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तीन अलग अलग एक्सिस हैं। तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस का जो प्लेन होगा वो एक्स जेड प्लेन होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का जो प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन है। तो अभी ये दोनों वेक्टर वाई जेड प्लेन में है। तो मान लीजिए कि वेक्टर ए यहां है, वेक्टर बी यहां है, तो वाई जेड प्लेन में है। अब इनका वेक्टर यदि हमको बी क्रॉस ए करना है, मान लीजिए ए यहां है, बी यहां है, तो ए बी, तो हमको बी क्रॉस ए करना है, तो हम बी के पास गए, टर्न किए किधर? ए की तरफ, तो जो इस डायरेक्शन में आएगा वो जेड एक्सिस का नेगेटिव होगा। तो इसके अनुसार यदि एन कैप क्या हो जाएगा? एन नॉट कैप हो जाएगा माइनस आई कैप। और ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि वाईजेड प्लेन है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो आई एक्सिस में होगा, यानी एक्स एक्सिस में होगा। यदि जेड एक्स होता तो वाई एक्सिस में होता, एक्स जेड होता तो वही वाई एक्सिस में होता, और यदि वाई जेड होता, वाई एक्स होता तो जेड एक्सिस में होता। तो उसी के अनुसार ये होगा। अब यहां पर पुट करेंगे आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 4 जा 12 इंटू साइन 60 कितना? √3/2। ये कैंसिल हुआ 6 टाइम में, तो 6√3 और डायरेक्शन माइनस आई कैप, तो यहां हो जाएगा माइनस आई कैप। ये वेक्टर आर, तो वेक्टर आर डिफाइंड हो गया। इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए था, मिल गया। समझ पाए? और यदि हमसे मांग लेता हमसे किस बात को? वेक्टर कौन सा लिए हैं? बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी मांग लेता तो हमारा मैग्नीट्यूड 6√3 ही होता, लेकिन यहां पर आई कैप हो जाता है। अंतर समझ रहे हैं? यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है बी क्रॉस ए, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा,
तो हम क्या इसको इसको हम नाम दे दे, मान लीजिए आर नॉट वैक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर नॉट वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आर वैक्टर, लिख सकते हैं। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लिख सकते हैं आर वेक्टर आर नॉट का अपोजिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर मिलेगा, बी क्रॉस ए करने से उसका अपोजिट वेक्टर मिलेगा, या इसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं, वो मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए, देख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर आराम से। कह रहा है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड फर्स्ट ए क्रॉस बी निकालिए और सेकंड बी क्रॉस ए निकालिए, दोनों निकाल के बताइए तो कितना आ रहा है, करिए। इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए फिर उसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये हाँ वाईजेड प्लेन में, या वाईजेड कही या जेड वाई प्लेन कही, सेम बात है। या एक और दे देते हैं जो इन दोनों से अलग हो जाएगा, लिख लीजिए एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्जेक्ट प्लेन लीजिए, करिए सॉल्व। आराम से स्टार्टिंग है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, गलतियां कम होंगी। हो गया, कितना रहा है, क्या 100 जे कैप, मान लेते हैं रिजल्टेंट उसको आर आर मान लेते हैं, तो 100 जे कैप आ रहा है, और इसका है ना सेकंड वाले का माइनस जे कैप, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, 100 माइनस जे कैप आ रहा है, और लोगों का आया, सेम रिजल्ट आ रहा है। एक स्टेप देख लेते हैं कैसे हुआ,
मान लीजिए जिनसे नहीं बना हो देख लीजिएगा। फर्स्ट ए क्रॉस बी करना है हमको, रिजल्ट में हम उसको R1 ले रहे हैं, तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन 30, और यहां हो जाएगा n, इसको n1 कैप मान लीजिए, तो ए बी कितना है, ए कितना है 10 इंटू 20 1/2 10, और यहां n1 कैप, तो आप देखिए किसमें ए क्रॉस बी करना है ना, तो हमको एक्स जेड प्लेन में है तो हमको y मिलेगा। इसका मतलब है कि n1 कैप जो होगा वो किसके बराबर होगा, जे कैप के बराबर। तो यहां से रिजल्ट आ रहा है 100, और यहां पर यूनिट इसका क्या होगा, यदि हम न्यूटन ले रहे हैं ना तो 100 न्यूटन जे कैप लेंगे। और सेकंड में जस्ट बी क्रॉस ए करने पर, तो बी क्रॉस ए करने पर हमको R2 मिलेगा, तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू 100 न्यूटन माइनस जे कैप, उसका जस्ट निगेटिव वेक्टर है। तो यदि आपको ए क्रॉस बी मिल गया है तो बी क्रॉस से निकालने में दिक्कत नहीं है, जस्ट का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज में, जो इसका प्रॉपर्टीज मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आपको लगता है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, है ना, तो क्या यहां पर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा, नहीं होगा। क्यों, रिजल्ट क्या, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, हाँ, तो वेक्टर सेम रहा नहीं, इसीलिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। उसके प्रॉपर्टीज हैं वो सब, हटा दे। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम लोग वहां पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यहां पर पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। 4-5 पॉइंट इसमें भी हैं, उससे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हमको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, जो कि डॉट प्रोडक्ट में जरूरत नहीं थी। तो पहला प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसमें कहेंगे कि इट डज नॉट फॉलो, क्या, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, सिंस, क्या लिखेंगे यहां, सिंस द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी डिफरेंट with the direction of B क्रॉस A, उससे अलग है। सेकेंड, रिजल्ट ऑलवेज बी अ वेक्टर। जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, मतलब कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आएगा, इसलिए रिजल्ट हमेशा वेक्टर मिलेगा। थर्ड में आ जाइए, इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बट फॉर अ प्रॉपर ऑर्डर, एक प्रॉपर ऑर्डर में करेगा। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो जो रिजल्ट आएगा वो ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा, ये होगा, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में। यदि आप इसको यहां पर बी को बी क्रॉस ए कर दीजिएगा तो नहीं होगा, समझ गए। जैसे आपने यहां ऐसा लिखा है तो ए इंटू बी, तो हम लोग कभी कभी बी इंटू ए भी कर देते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, ए क्रॉस बी ही होगा, बी क्रॉस ए नहीं होगा।
इसलिए प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी। चौथा में आ जाइए, 4 नंबर में कह रहा है कि इफ इसका फर्स्ट ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स एक दूसरे से 0 डिग्री पर है, उनके बीच का एंगल 0 है, तो उस केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन कैप। तो डायरेक्शन तो होगा, मैग्नीट्यूड 0 हो गया, तो नल वेक्टर याद है आप लोग को? ऐसा वेक्टर जिसका रिजल्ट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0 होता है, उसको नल वेक्टर बोलते हैं। तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा। तो जो हमारा यहां पर, इसको हम लोग मान लीजिए मान लेते हैं आर नॉट वेक्टर। सो आर नॉट वेक्टर इज नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या? 0 और डायरेक्शन अनडिफाइंड। मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा। हम लोग डायरेक्शन उसका नहीं डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, बी, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा यदि 180 हुआ तो साइन 180 कितना होता है? साइन 91, लेकिन 180 -3, -3 तो हो ही नहीं सकता है। हाँ बोलो, 0 होता है। देखिए, सबसे पहले बात की साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, कि टेन का वैल्यू, किसी का भी वैल्यू, खासकर साइन कॉस का, टेन का तो हो सकता है, साइन कॉस का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम होगा नहीं। ठीक है, जब आपको हम पढ़ाएंगे कौन सा चैप्टर? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, जो वेक्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सपोज करें वेक्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसका वो पिताजी है, बहुत डिफिकल्ट है वो। ठीक है, लेकिन कोशिश मेरा ये रहेगा कि ऐसे पढ़ाएं कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसमें उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी साइन का टर्म है या कॉस का टर्म है, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा, और बीच में 0 आ सकता है। तो साइन का 0 का वैल्यू याद कीजिए, हम आपको थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्कस किए भी थे। अभी हम लोग जब मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे इसको। तो साइन यदि थीटा 0 है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? ये याद है? ऐसा कुछ याद है? 9th में पढ़े हैं। तो जैसे ये थीटा है, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी लाइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि यहाँ परपेंडिकुलर कुछ है, बेस कुछ है, हाइपोटेनस कुछ है। तो यहाँ पर साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस h होगा। और यदि थीटा 0 हो गया तो p 0 होगा। थीटा के 0 होने से p 0 होगा, b तो 0 होगा नहीं, और h 0 होगा नहीं। तो p के 0 होने से क्या 0 होगा? साइन 0 हो गया। तो आप ऐसे समझिए कि h क्या होता है? h बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि p 0 हुआ तो h थोड़ी ना 0 हुआ। अच्छा, p 0 हुआ तो इसका मतलब b भी 0 नहीं हुआ। अच्छा, b 0 नहीं हुआ इसलिए h भी 0 नहीं हुआ। तो 0 क्या हुआ? p 0 होने से, थीटा 0 होने से p 0 हुआ, और थीटा 0 होने से p 0 हुआ, यानी कि साइन थीटा 0 हो गया। बात समझे? थीटा यदि 0 होगा तो p 0 होगा। ये पॉइंट घसक कर कहां आएगा? ऐसे आएगा। तो इस केस में थीटा 0 होने पर p 0 हो जाएगा, और इसीलिए साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। अब आ जाइए यहां पर, ये थीटा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये थीटा है। पहले यहां थीटा 90 से छोटा था, यहां थीटा जो लेस देन 90 डिग्री था, यहां थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। फील कर रहे हैं? अच्छा, अब इधर आ जाइए, इसको अल्फा मान लीजिए। यदि थीटा बढ़ेगा तो अल्फा घटेगा, और ऐसा सिचुएशन आ गया कि थीटा बढ़कर 180 हो गया, अल्फा क्या हो जाएगा? तो क्या 0 होगा? p 0 होगा, b 0 होगा, h 0 होगा। तो फिर से p 0 हो गया, तो इसका मतलब साइन अल्फा बराबर, यहां पर p होगा, या थीटा ही ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। तो p बाई h होता है, थीटा बढ़कर कितना होगा? 180।
तो साइन 180 पुट करेंगे तो P कितना हो गया, तो 0/h, तो क्या मिला, बात को समझ पाए। अब मेजरमेंट हम हमेशा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस को लेते हुए काउंट करेंगे। ये सब 9th 10th में पढ़ना है आपको, 9th क्लास में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं। आ? हाँ 90 तक पढ़ना था, बात सही है, 90 तक पढ़ना था। तो नहीं ऐसे थोड़ा सब नहीं बताए होंगे गुरुजी, ऐसा नहीं बताएं कि ऐसा थोड़ा सा टर्न करेंगे तो क्या होगा, नहीं बताया। अच्छा कोई बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहां समझ में आया कि नहीं बताइए पहले। यदि किसी को भी लगता है कि हाँ नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिए, क्योंकि ये 9th 10th का कॉन्सेप्ट है, आप आराम से पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको, तुमको समझ में आया कि नहीं आया। ये थीटा बढ़ा तो अल्फा 0 कैसे हुआ, समझ में आया। तो थीटा जो है 180 होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, थीटा जब 180 हो जाएगा, अच्छा हमको एक से बताओ, थीटा 90 होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा। हाँ थीटा 90 होगा तो अल्फा क्या होगा, हाँ 90। यहां ध्यान से देखो, यहां ध्यान से, थीटा अभी 90 से ज्यादा है, यदि थीटा घट करके 90 आए तो अल्फा बढ़ के 90 हो जाएगा ना, समझ गए। तो उसमें मैक्सिमम मिलेगा, पी मैक्सिमम होगा। तो पी मैक्सिमम मतलब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, तो साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कब होता है, 90 डिग्री पर। अच्छा वो रिपीट कब करेगा अपने अपने वैल्यू को, देखिए यहां से चला तो यहां 90 पे आया, तो पी सबसे ज्यादा, ठीक है, पी सबसे ज्यादा, तो पी सबसे ज्यादा तो साइन थीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा। और जब यहां से फिर यहां से घटना शुरू होगा, 0 पे आएगा, फिर यहां से बढ़ना शुरू होगा, लेकिन नेगेटिव। तो यहां पर आपको माइनस, ये यहां पर 1 देगा और यहां -1 देगा, और फिर यहां से घट करके 0 हो जाएगा, समझ गए। यहां से बढ़ा 0 से 1 हो गया, और यहां से फिर घट कर 0 हो गया, फिर यहां से 0 से बढ़ करके -1 हो गया, नेगेटिव में बढ़ा, -1 हो गया, फिर माइनस से 0 हो गया, समझ पाए, ठीक है। तो इस तरह से साइन का वैल्यू टर्न करता है, सही बात है। अब आप लोग 180 तक पढ़े, ये 90 तक ही पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो बता रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको हम एक, जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सारा लिखा देंगे कि साइन का कब वैल्यू 0 होगा, कब उसका 90 होगा, कब -1 होगा, कब फिर से 0 हो जाएगा, फिर से समझ लीजिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते हैं, सुनिए 2 मिनट, जो आपको दिक्कत करता है। जैसे मान लीजिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा, आपको लगा कितना बड़ा फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 पाई प्लस थीटा मतलब किस किस क्वाड्रेंट में आ गया, बोलो। हाँ थर्ड में नहीं आएगा, फर्स्ट में आएगा। क्यों आएगा फर्स्ट में, देखिए यहां से यहां पाई, यहां से यहां फिर पाई, तो जहां चला था वहां 2 पाई, वहां पहुंच गए, 2 पाई हो गया, 2 पाई हुआ, फिर थीटा पे हम आ गए, तो इसका मतलब है कि यहां आ गए ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब ये हो गया, यदि हम ऐसा लिख दें तो क्या गलत होगा, हाँ होगा गलत। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन अपने वैल्यू को रिपीट कब करता है, 2 पाई पे रिपीट करता है। साइन 2 पाई 30, साइन 2 पाई 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा, समझ गए। बस अंतर क्या हुआ, 2 पाई पे रिपीट होकर वहीं आ गया। आपको बताया था ना कि कोई एक वेक्टर यदि 360 डिग्री घूम जाता है, 2 पाई घूम जाता है, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो वही तो बात कॉन्सेप्ट यहां पर भी आया। यहां ये थीटा है, लेकिन हम 2 पाई थीटा पे आ जाएंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे, समझ गए इस बात को। मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको हम थोड़ा डिटेल में आप लोग को बताएंगे, क्योंकि जब आपको एसएचएम पढ़ाएंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा उसका, समझे। एसएचएम में टाइम है अभी, लेकिन जरूरत पड़ेगा उसका, हम मैथ के भरोसे नहीं रहेंगे। क्या बोलो, ठीक है, वो समझ में आया तुमको, ध्यान से देखा करो, ठीक है। चलिए लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां पर थे, यहां तक लिख लीजिए, पहले कुछ बच रहा है तो पॉइंट्स कर देते हैं, यहां तक लिख लीजिए।
चार प्रॉपर्टीज हो गए जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, इसमें एक पॉइंट छूटा हुआ है उसको बता देते हैं। तुम्हारा आई कार्ड क्या हुआ? बैग में नहीं रखी हो? खोल के फेंके और पता नहीं कहाँ, मतलब बाहर खिड़की से बाहर फेंक दी क्या? छज्जे पे चला गया? ऐसा क्या फेंकी छज्जे पे चला गया, मतलब समझ नहीं आया हमको। ऐसे खोल कर छज्जा पे फेंक दी? तो मिल सकता है ना दोबारा, कि ऐसा तो नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ एडवेंचरस काम नहीं करना है। टाइमिंग ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को टाइमिंग में? गर्मी तक यही रहेगा, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। हो गया, उसको हटा दें? उसको हटा दें? हाँ हटा दें। चलिए देखिए, यहां तक लिख लिए सब लोग? ठीक, दो पॉइंट और बचा हुआ है, उसको कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 80, और साइन 80 का वैल्यू 180 का वैल्यू कितना हुआ? 0। तो यहां पर ये टर्म फिर से, इसको हम यहां मान लीजिए कि फिर से यहां एन, ऊपर वाले को क्या माने थे? एन माने थे, इसको N1 कैप मान लीजिए। तो ये रिजल्ट पूरा क्या होगा? फिर से ये पूरा रिजल्ट फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो फिर से हमको क्या मिला? ठीक है, तो यहां हम N1 कैप को कह सकते हैं कि अनडिफाइंड होगा, और फिर से हमारा ए क्रॉस बी भी क्या मिलेगा? फिर इस केस में 0 वेक्टर मिलेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, नल वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको दिखेगा ऐसा। तो नल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया और डायरेक्शन अनडिफाइंड हुआ। ठीक, अब एक थर्ड पॉइंट है सी, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए क्रॉस बी जो मिलेगा बराबर होगा ए बी, सॉरी ए बी साइन थीटा, यानी कि साइन 90, और ये N2 कैप मान लेते हैं। ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी किसी भी मैग्नीट्यूड का, ए क्रॉस बी में किसी भी मैग्नीट्यूड का ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्यों होगा मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि साइन का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम देगा। ए का मैग्नीट्यूड तो वही है, बी का मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन का वैल्यू 90 होगा, उसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मिलेगा। और इसका जो डायरेक्शन होगा N2 कैप, तो ये डिफाइन कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। इसका डायरेक्शन लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम मिलेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन से होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा।
ठीक है, वो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला हो गया, मतलब कि स्टेप्स हो गए, जिस पर कि हम लोग थीटा पे 0, 180 पे 0 और सिर्फ 90 पर हमको मिलेगा। जहां वेक्टर ए डॉट बी हमको 90 डिग्री पे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, यहां पर मैक्सिमम मिलेगा। समझ गए? उतार लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 10 मिनट का समय है उसमें लगेगा हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। डिटर्मिनेंट जानते हैं आप लोग? पढ़े हैं डिटर्मिनेंट कभी 9th-10th में? अरे बोलो हाँ या नहीं। नहीं पढ़े हैं? आज हम पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो आगे कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, अभी बता देंगे तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, आप लोग 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं ना? पेंडुलम का टाइम पीरियड बताइए, याद है कुछ? सर पेंडुलम ही याद नहीं है तो टाइम पीरियड कहां से याद है? पेंडुलम किसी को याद है? किसको कहते हैं पेंडुलम, बताइए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो जैसे हम लोग घड़ी का जो नहीं देखते हैं, बहुत सारे घड़ी, वॉल वॉच घड़ी होता है, उसमें ऐसे ऐसे घूमता रहता है वो। हाँ वेरी गुड। तो एक ऑसिलेशन करने में, जैसे मान लीजिए कि बॉल ऐसे है, एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका हुआ है, उसको यहाँ एंगल से हम छोड़ेंगे तो ऐसे टर्न करेगा वो। तो जब यहाँ से यहाँ जाकर फिर रिटर्न बैक होकर यहाँ आएगा तो एक ऑसिलेशन हो गया। उसमें जो समय लगा उसका टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड टी बराबर होता है 2π√L/g होता है। नहीं याद है आप लोग को? लेकिन ये 9th क्लास में इसमें एक्सपेरिमेंट करना है आप लोग को। 9th या 10th में, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 9th 10th में है। टी बराबर 2π√L/g। हम तो किए थे अपने 10th क्लास में, किए थे 9th में, हाँ सॉरी 9th में। ठीक है, 9th में करना है। तो देखिए मेरा ये कहना है कि इसका हम लोग यूनिट डायमेंशन में क्या करते हैं ना, कि इसका यूनिट निकालते हैं और डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हम लोग को एसएचएम में भी जाकर पढ़ना है। तो जब हम एसएचएम में इसके पूरा लेंथ को जान लेते हैं और उसका जी का वैल्यू पता कर लेते हैं तो हम इसका डायमेंशन निकालना आसान हो जाता है हमारे लिए। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को तो समझेंगे हम लोग पहले, अभी इसको डिस्कस करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी हमको याद है नहीं, इसीलिए इसका डायमेंशन फार्मूला तो निकाल लेंगे लेकिन वो रटना हो जाएगा। लेकिन जब हम इसके फिजिकल पैरामीटर्स को समझ लेंगे, जो टॉपिक आएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे एक और टर्म है F बराबर G m1m2/r²। कभी देखे ऐसा ये? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं और G को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितना वैल्यू होता है इसका? 9 पॉइंट, हाँ वेरी गुड, 6.6 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या होगा बेटा? हाँ यूनिट क्या होगा बताइए? इतना तो साथ दे दिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, सब कुछ इसी में छिपा हुआ है। जी है ना, तो इस सबको ऊपर उधर ले जाइए। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो ये इसका हो गया न्यूटन, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, और ये मास है तो केजी स्क्वायर। ये यूनिट हो गया जी का। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए आपको यूनिट डायमेंशन में करना है। लेकिन ये जो टॉपिक है हम लोग ग्रेविटेशन में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यदि उसके बाद हम उसका डायमेंशन फार्मूला ड्रॉ करेंगे या फिर उसका यूनिट्स हम निकालेंगे, हमारे लिए आसान होगा समझ करके। तो अभी कोई ऐसा हमारा कोई है भी नहीं कि एग्जाम है कि हमको वो चीज पहले कर लेना है। और वो डायमेंशन फार्मूला वगैरह ये सब चीज जब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी को समझ लेंगे तब हम उसको बनाएंगे तो आसान होगा। मतलब समझिए शुरुआती 7-8 चैप्टर पढ़ने के बाद यदि हम उसको करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 12th के हैं, उसका भी डायमेंशन फार्मूला निकालना है।
तो उस समय हम लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। समझ गए बात को? ये मेन रीजन है कि स्टार्टिंग के चैप्टर को अभी हम टच नहीं कर रहे हैं, कुछ है नहीं उसमें, टच नहीं कर रहे हैं, मेन टॉपिक्स उठा के चल रहे हैं। समझ गए? तो अब यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं? अब आइए, अब वो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला वाला हम लोग काम कर लेते हैं, जिससे याद है हम लोग लास्ट टॉपिक जो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? डॉट प्रोडक्ट में लास्ट टॉपिक बोलिए, नहीं याद हो तो एक बार पेज पलट लीजिए, देखिए बताइए क्या है। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना था यूनिट वेक्टर के टर्म में यदि रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर के टर्म में रहेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, हल्का सा उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in the form of यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, क्या हुआ? अच्छा, वो भी ऑन हो गया क्या? ऑन है? नहीं, अभी ऑफ हुआ है। अच्छा, चलिए यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है, गर्मी में ठंड लग रहा है, बहुत बहुत कम लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है। आइए, अभी तो हालत ऐसा खराब है, अभी हम बाइक से आ रहे थे, जितना देर बाइक चल रहा है एकदम ठीक लग रहा है, और जहां ट्रैफिक सिग्नल आया, पीछे से एक कार था, उसके इंजन का पूरा गर्म हवा मेरे पीछे आया, हमको लगा हे भगवान, ये एसी चला रहा है अंदर के लिए, गर्म हवा हम ही को दे रहा है। ऐसा लगा कि बस लग रहा है कि अब ट्रैफिक सिग्नल जो लॉ है उसको तोड़ भी देना है, तो ज्यादा ज्यादा फाइन करेगा, इससे तो बच जाएंगे। मत कहिए, ऐसा गर्मी, आसपास वाला एक आदमी और परेशान, मेरे बगल वाला, वो अलग से ऐसे कर रहा है, एक अलग से ऐसे कर रहा है, ड्राइवर भी ऐसे कर रहा है, और उसको जो ऑटो वाला है वो भी ऐसे कर रहा है, उसके पीछे जो बैठा है पैसेंजर वो भी ऐसे कर रहा है। सब परेशान है। आइए, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिए देना है कि यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट तो आसान था, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम वेक्टर ए है और इसको लेते हैं हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये थ्री डायमेंशन में है, इससे ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। यदि ये रहेगा भी आपके एग्जाम में तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अब आइए, एक वेक्टर बी है, तो ये क्या लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस j2 k कैप, ठीक है, कोई इशू नहीं। इस तरह से दो वेक्टर हो गए। अब इनका हमको क्या करना है? हमको निकालना है a क्रॉस b, निकालना है बराबर क्या होगा, ठीक है। तो उतना आसान है नहीं, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहां पर हम ध्यान से बना रहे, देखिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। यहां पर हम साइड में लिख देंगे डिटरमिनेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, अभी पेन उन्हें एकदम रख दीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, नहीं तो स्किप कर जाइएगा। हालांकि रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसको बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ऐसे एक दो लंबा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पर आई कैप जे कैप के कैप अरेंज कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई कैप के नीचे वाले में जो उसका कॉफिशिएंट है वो लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे x1 और यहां लिखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या लिखना चाहिए? y1 y2, यहां z1 z2, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम अब क्या करने वाले हैं कि आई कैप को लेंगे और सीक्वेंस में रखते हैं, इसको हम लोग प्लस मानते हैं, अल्टरनेट में माइनस मानते हैं, फिर प्लस। बात समझ पाए? इसका भी प्लस क्यों मानते हैं, मैथमेटिक्स में पूरा डिटेल में बताया जाता है, अभी आपको उसमें नहीं जाना। हमको ये जान रहे हैं कि एक्स वाई जेड है ना, या आई कैप जे कैप और के कैप है, तो पहले वाले को प्लस मानेंगे, सेकंड वाले को माइनस, फिर पहले वाले को मतलब थर्ड वाले को प्लस, अल्टरनेट लेके चलेंगे। जब हम इसको चूज कर लिए तो यहां पर प्लस आई कैप लिख दिए, ठीक है। तो इसका
ये क्या कहलाएगा, रो या कॉलम कहलाएगा? ये रो कहलाएगा, तो रो को क्रॉस कर दीजिए। और ये क्या कहलाएगा, कॉलम को क्रॉस कर दिए। ठीक है, तो रो और कॉलम को क्रॉस कर दिए, तो बचा कितना, ये 4 टर्म। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे क्या है यहां, y1 इंटू Z2 माइनस y2 इंटू Z1। ये समझ में आया? क्या किए, आई कैप सेलेक्ट किए, तो आई कैप का कॉलम और उसका रो क्रॉस कर दिए, हटा दिए। ठीक है, तो बचा ये 4 टर्म। तो 4 टर्म में पहले वाला टर्म ये हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से राइट चलते हैं ना हम लोग, लिखते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं। तो ये y1 इंटू Z2 पहले मल्टीप्लाई करके फिर माइनस किए y2 इंटू Z1 से, उसको यहां लिख दिए। मतलब यहां पर जो भी टर्म होगा उसमें कहीं भी x नहीं होगा, आई कैप है तो यहां x नहीं होगा। अब इसके बाद यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस जे कैप। ठीक है, माइनस जे कैप। अब यहां पर जब इसको चूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका कॉलम इसका रो हटा दिए, तो क्या बचा, x1 x2 z1 z2। तो फिर से क्या करेंगे, x1 को हम z2 से और माइनस x2 इंटू z1। तो यहां लिखेंगे x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1। यहां पर भी देखिए, यहां j कैप है इसलिए इसके अंदर में कहीं भी y का टर्म नहीं है, यहां i कैप है इसलिए यहां पर कहीं x का टर्म नहीं है। अब वहां पर प्लस लिखेंगे, देख रहे हैं, प्लस k कैप। तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि x का टर्म, सॉरी z का टर्म नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, k कैप। अब इसको चूज किए हैं तो इसका हम कॉलम रो क्रॉस कर दिए, तो हमारे पास 4 टर्म कौन कौन से बचेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहां लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। समझ पाए, क्लियर है? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो यहां पर a क्रॉस b क्या आ गया, तो a क्रॉस b फाइनली बराबर i, इसको ऐसे कर लीजिए, y1 इंटू Z2 माइनस y2 इंटू Z1 आई कैप, और ये माइनस हो जाएगा x1 इंटू Z2 माइनस x2 इंटू Z1 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 के कैप। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। समझ पाए हो तो बोलिए, नहीं तो एक बार फिर से बता दें तो कहिएगा तो बता देंगे। बाहर से आए, अब खत्म ही है क्लास, तो बाहर घूमते रहना फिर। क्या हुआ, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसा आप लोग बोलिएगा हम कर देंगे। आ गया है तो लिख लीजिए, और उसके बाद भी रिकॉर्ड में भी है, देख लीजिएगा। नहीं डाउट, कोई भी दिक्कत हो फिर से पूछ लीजिएगा। करिए। आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, और पॉज कर करके जहां डाउट हो देख लीजिए।
और जब क्वेश्चन कीजिएगा तो इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन बताते हैं, इजी हो जाएगा। हो गया? देखिए, जनरली क्वेश्चन ऐसा ही रहता है आपका, ठीक है। तो हमको ए क्रॉस बी करना है, जस्ट 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या करना है, आई कैप, जे कैप और के कैप करना है, ठीक है। तो यहां पर के कैप 0 है, यहां 2 हो गया और यहां 0 होगा, ठीक। ये समझ में आया? क्योंकि इसमें आई कैप 0 है इसलिए यहां पर 0 आ गया। अब जे कैप देखना है, यहां -3 है और यहां 1 है, -3 1। के कैप इसमें 0 है और इसमें 2 है। क्लियर है? तो अब जो रिजल्ट आएगा इसमें हम प्लस आई कैप लिखेंगे और हम आई कैप ले रहे हैं तो इसको क्रॉस कर दिए, तो यहां पर -3 इंटू 2 होगा, तो -3 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, माइनस। अब ये 4 टर्म है तो ये इधर 0 हो जाएगा, माइनस जे कैप, तो जे कैप में आ जाइए, तो ये टर्म ऐसे 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। और उसके बाद प्लस के कैप, तो के कैप में ये टर्म 0 हो गया, तो 1 2 तो करेंगे तो यहां 2 आएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, -6 आई कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस जे कैप और +2 के कैप। ये रिजल्ट होगा ए क्रॉस बी। कहां पर? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यहां +4 जे कैप, तो ये रिजल्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी का। क्लियर है? ठीक। अब होमवर्क आपका ये रहेगा कि टोटल पूरा का पूरा आपका जो सीट है सारा बन जाएगा, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। और हम लोग एक डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। कल कहेंगे तो कल रखेंगे, या जब आप बोलिएगा एक दिन रखेंगे और पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब थ्योरी खत्म हो गया इसका। कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब द मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड इन फिजिक्स, क्योंकि लैंग्वेज है, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स चल नहीं सकता। उतार लिए, इसको सॉल्व कर लिए हैं, लिख लीजिए। चलिए, रुक जाओ रुक जाओ।